तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही आगे तक हमारे काम आएगा। तो इसको ज़रा हम लोग ध्यान से समझेंगे और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी बेसिकली उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमिना को हम लोग बोल देते हैं आइसोमेरिज्म। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास में C4H10। ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला है? ये हमारे पास में एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है। और कौन सा हाइड्रोकार्बन है ये एक एल्केन है। क्या है? एल्केन। एल्केन्स की फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक एल्केन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 4। ठीक है, तो n की जगह पे हम लोग अगर लिखते हैं 4 तो H 2 × 4 + 2 ये होगा C4H10, यानी कि ये एक एल्केन का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला से हम लोगों को बनाने हैं स्ट्रक्चर्स, यानी ऐसे एक हाइड्रोकार्बन बनाना है जिसमें 4 कार्बन हो और 10 हाइड्रोजन हो। तो कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं हम लोग? सबसे पहले एकदम बेसिक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं जो हम लोग हर कोई सिंपल बना सकता है। 4 कार्बन है तो 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन बना दिए। अब 10 हाइड्रोजन है। अब चूंकि ये एल्केन है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा नहीं, तो हमें 10 हाइड्रोजन सेट करने हैं। तो 3 3, इन 2 कार्बन्स की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसकी 2 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो 2 और CH2 एंड CH2, 6 एंड 4 कितने हो गए? 10। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया C4H10 का। क्या नाम है इसका? N ब्यूटेन। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन चेन है। अब मैं सोचती हूँ कि ऐसा और भी कोई स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें कार्बन तो 4 हो, हाइड्रोजन भी 10 हो, लेकिन इससे उसका स्ट्रक्चर दिखने में डिफरेंट लगे। तो ऐसा मैं क्या स्ट्रक्चर बना सकती हूँ? ऐसा मैं बना सकती हूँ 1 2 3 एंड 4, इसमें भी 4 कार्बन है। और अगर मैं इनकी वैलेंसी कंप्लीट करूँ तो CH3 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 और यहाँ पे CH। तो देखा जाए तो इसमें भी अब 10 हाइड्रोजन है। लेकिन इसका नाम क्या है? मैंने बताया था कि जब भी हमारी कार्बन चेन के अंदर सेकंड पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में हम लोग कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं? IUPAC की बात नहीं हो रही है, कॉमन नेमिंग हम लोग करते हैं आइसो लगा करके। तो आइसो और जो भी इसका नाम है, जैसे ब्यूटेन है तो ब्यूटेन। तो देख सकते हो कि दोनों का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो सेम है C4H10। दोनों में 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे एक दूसरे के? ये दोनों एक दूसरे कहलाएंगे आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को, यानी जिस फिनोमिना से हम इन दोनों कंपाउंड्स को रिलेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, सिंपल है बड़ा। अब आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो आइसोमेरिज्म के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स का होता है। कौन से होते हैं वो 2 टाइप्स? एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम से पता चला स्ट्रक्चर है ना। वैसे स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स के अंदर एक कॉमन डिफरेंस है। वो क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दोनों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर 2D में डिफरेंट होगा। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर दोनों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर 3D में डिफरेंट होगा। तो अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ऐसे कंपाउंड्स, यानी कि कंपाउंड्स
हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो हमारा आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। अब आप कहोगे यही तो हमने भी यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी, तो इसको अलग से टाइप निकालने की कहाँ ज़रूरत है। इसका अलग से टाइप इसलिए निकाला गया है क्योंकि और भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन फिर भी उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें हमने एक दूसरी कैटेगरी में डाला जो कि निकला स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर एक स्ट्रक्चर में एटम्स की जगह इधर से उधर या फिर फंक्शनल ग्रुप्स की जगह इधर से उधर हम लोग कर लेंगे, और स्टीरियो के अंदर तो हम लोग बाकायदा उनका 3D अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से चेंज होता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कंपाउंड्स का, लेकिन उनका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है, यानी बात अब हम लोग 3 डायमेंशनल पे लेके जाएंगे, तो हम लोग उसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर रखेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर formula but their spatial arrangement, कैसा अरेंजमेंट? स्पेशल अरेंजमेंट, यानी 3D अरेंजमेंट, आप 3D अरेंजमेंट भी लिख सकते हो, इज डिफरेंट। तो हम लोग क्या बात करेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, यानी बात अब 3D अरेंजमेंट की होगी। स्ट्रक्चरल के अंदर तो सिर्फ 2D अरेंजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब इन दोनों के भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो कि सबसे सिंपल आइसोमेरिज्म है और बहुत ही आसानी से समझ आ जाता है। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो एक इम्पॉर्टेंट और एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हम लोग एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but the arrangement of atoms within a molecule, ये word important है, within a molecule is different। यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही है, वो तो आइसोमेरिज्म की ही डेफिनेशन है। जब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो हम लोग आइसोमेरिज्म स्टडी ही नहीं करेंगे। लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है एटम्स का, वो मॉलिक्यूल के अंदर ही चेंज होता रहता है, यानी मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम या कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई बॉन्ड इधर से इधर कर दिया तो दोनों के फॉर्मूले तो सेम रह गए, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का बदल गया, प्रॉपर्टीज़ दोनों की बदल गई। ऐसे में हम लोग उनके उसी 2D स्ट्रक्चर के साथ हम लोग उनको फेरबदल करके, और वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था जो C4H10 का, C4H10 का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। उसके अंदर एक तो हमें मिला था स्ट्रेट चेन CH3 CH2 CH2 और CH3, और दूसरा क्या था CH3 CH CH3 और CH3। अब ये किसका? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है। इसके अंदर क्या हो रहा है, मैंने एक CH3 हटा के सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच कर दिया, यानी मेरे कार्बन के जो ग्रुप्स थे, चेन थी कार्बन की, जैसे ये मिथाइल चेन थी, है ना, इसकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी। अब चूँकि पोजीशन चेंज करी तो बैलेंस भी मुझे उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, इस कार्बन के पास अब एक ही रह गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बस उसके एटम्स को इधर से उधर कर दिया, उसके ग्रुप को इधर से उधर कर दिया, और मेरे पास 2 कंपाउंड्स बने जिनकी दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। तो ये क्या कहला रहा है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहला रहा है। सिंपल है, तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो इसका पहला टाइप जो आता है वो है चेन आइसोमेरिज्म।
चेन आइसोमेरिज्म क्या कहता है? चेन आइसोमेरिज्म हमसे ये कहता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ये लाइन तो हमें याद ही रखनी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट कार्बन चेन जो है, जैसे यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म है, दैट मीन्स द कार्बन चेन इन हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट, या कह सकते हैं उनका अरेंजमेंट इज डिफरेंट। द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन इन हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट। ठीक है, यही बात समझ में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एज इट इज़ जो हमने ऊपर ये एग्जाम्पल देखा है, ये चेन आइसोमेरिज्म का ही एग्जाम्पल है। कार्बन के चेंज का जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर दिया, नंबर ऑफ कार्बन उतने के उतने रखे, हाइड्रोजन के नंबर उतने के उतने रखे, लेकिन कार्बन चेन की हमने पोजीशन को बदल दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप लोग इसका कौन सा देख सकते हो, C5H12, ये भी एल्केन का ही एग्जाम्पल है एक। ठीक है, 5 कार्बन्स वाली एल्केन को हम लोग C5H12 बोलते हैं। तो इसके अंदर मैं एक नॉर्मल चेन बनाती हूँ, 1 2 3 4 5, CH3 CH3 CH2 CH2 एंड CH2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 5 है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है 12। क्या नाम हो गया इसका, एन पेंटेन। नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन, अनब्रांच्ड चेन। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें कार्बन चेन इधर से उधर करती हूँ और आइसोमर्स इसके फॉर्म करती हूँ। तो एक तरह से मैं और क्या बना सकती हूँ, 1 2 3 एंड 4 5। ठीक है, CH3 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 CH2 CH। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है, 5 है, लेकिन अब इसके अंदर मैंने कार्बन चेन अलग कर दी, एक डिफरेंट कंपाउंड बना दिया जिसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करती हूँ, तो CH3 C CH3। ठीक है, 3 कार्बन्स हो गए, CH3 एंड CH3। कितने कार्बन्स हैं, 5 कार्बन्स हैं हमारे पास में। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है, इसका नाम हो गया नियोपेंटेन। नियो क्यों, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नियो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब किसी भी कार्बन चेन के अंदर सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन, अगर मैं इसको नंबरिंग दूँ तो 1 2 3, चाहे यहाँ से दूँ चाहे यहाँ से दूँ, सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन है ये। तो सेकेंड कार्बन के ऊपर अगर 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो वहाँ पे हम लोग एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं नियो बिफोर हमारे मेन कॉमन नेम के। तो नियो आगे लगा दिया, पीछे वैसा का वैसा पेंटेन, तो इसका नाम हो गया नियो पेंटेन। अब इन तीनों का फॉर्मूला क्या है, C5H12, लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म, जहाँ पे हमने कार्बन चेन के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करा और हमारे नए नए आइसोमर्स फॉर्म हो गए। अब बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकेंड टाइप। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या कह रहा है, नाम में ही क्या है, पोजीशन, यानी कि अब इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट क्या होगी, पोजीशन। किसकी पोजीशन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, यानी कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but position of मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स बोलते ही क्या आ जाते हैं हमारे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इज डिफरेंट। ठीक है, सिंपल सा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है उनकी पोजीशन अलग हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो सकती है, हमारे पास में अगर यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी आ जाएं, अगर उनकी भी पोजीशन चेंज हो रही है तो भी हम लोग उसे पोजिशनल आइसोमेरिज्म, बेसिकली हमारे जो कंपाउंड है
उसके अंदर सिर्फ पोजीशन को चेंज करना है। अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसको थर्ड पे डाल के देखा, फोर्थ पे डाल के देखा। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन्स वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म के अंदर आ रहा है। ठीक है, सो मल्टीपल बॉन्ड्स की या फंक्शनल ग्रुप्स की अगर हमारे पास में पोजीशन चेंज हो रही है, दैट मीन्स वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं C4H8। अब ये C4H8 है, यानी किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, CnH2n, जो कि एल्कीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो डबल बॉन्ड के लिए इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन्स तो हैं। चलो मैंने डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो। तो CH3 CH2 CH CH2, 8 कार्बन हो गए। अब अगर हम लोग इसकी नंबरिंग करें तो हम लोग जानते हैं नंबरिंग हमें वहीं से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, तो हम लोग यहाँ से करते हैं 1। तो 1 2 3 एंड 4। क्या नाम है इसका, 4 कार्बन है तो ब्यूट, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 1, और एल्कीन का सफिक्स इन, तो ब्यूट 1 इन। फॉर्मूला है C4H8। अब अगर मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊँ 1 2 3 4, ठीक है। अब डबल बॉन्ड मैंने सेकंड पोजीशन पे लगा दिया। वापस इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो। 8 कार्बन हो गए। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, तो हमें वहीं से नंबरिंग देनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। तो चाहे यहाँ से मैं नंबरिंग दूँ चाहे यहाँ से, इसको डबल बॉन्ड को नंबर 2 ही मिलना है। तो यहाँ से देते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब कितने कार्बन्स हैं, ब्यूट 4 है तो ब्यूट, और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2, और एल्कीन का सफिक्स इन, तो ब्यूट 2 इन। 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। अब इससे आगे डबल बॉन्ड अगर लेके जाओगे तो फिर यही वाला कंपाउंड बनेगा, हम लोग नंबरिंग इधर से कर देंगे। यानी 2 बेसिकली इसके कंपाउंड्स बन सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। दोनों का फॉर्मूला है C4H8, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्या है इन दोनों के, क्या एक वो आता है ना एक छोटा सा गेम जिसके अंदर है ना 2 पिक्चर्स होती है और हमें पता लगाना होता है दोनों में कोई चीज़ डिफरेंट बताओ, है ना। तो वैसा ही अगर हम इस कंपाउंड्स में पूछें कि यहाँ पे इन दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, तो आप क्या कहोगे कि भाई पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट है। पोजीशन वर्ड आ गया, मतलब पोजिशनल आइसोमेरिज्म यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, बड़ा ही सिंपल था। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम जो एग्जाम्पल देख सकते हैं वो देख सकते हैं हम लोग प्रोपेन 1 ओल का और प्रोपेन 2 ओल का। तो जो दोनों ही कंपाउंड्स हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, प्रोपेन है तो 3 कार्बन होंगे तो C3। अब हम लोग अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरल हम लोग जानते हैं, क्या होता है, CnH2n+1OH। अगर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला होता है हमारे अल्कोहल्स का। तो C3 है, H7 हो जाएगा, और साथ ही में क्या आ जाएगा, OH। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग प्रोपेन 1 और 2 ओल का फॉर्मूला बनाते हैं। तो C फर्स्ट पोजीशन पे OH, CH3 CH2 और CH2। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, प्रोपेन 1 ओल का। और अगर हम वहीं पे दूसरा फॉर्मूला देखें प्रोपेन 2 ओल का, यानी कि OH कहाँ पे, 2 ओल मतलब जो OH ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो 1 2 3 OH यहाँ सेकंड पोजीशन पे मैंने लगा दिया। वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। तो CH3 और CH। तो इन दोनों ही कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या हैं, डिफरेंट है। और क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, OH का जो पोजीशन है वो दोनों में डिफरेंट है। कोई कार्बन चेन अलग नहीं लगाई हमने सिर्फ OH की पोजीशन चेंज करी है। ठीक है, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, नाम क्या है, फंक्शनल।
यानी कि यहाँ हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but functional group present in both compounds is different। यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अब सेम है, लेकिन जब हम दोनों कंपाउंड्स को बनाएंगे तो दोनों के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। और अगर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गए तो प्रॉपर्टीज़ तो डेफिनेट सी बात है डिफरेंट उनकी होनी ही है। तो इसके अंदर हमें कुछ ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, यानी कुछ ऐसे ग्रुप्स हम लोग बना लेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम निकलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में आता है एल्कोहल्स एंड ईथर्स। इन दोनों के ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलते हैं, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो होता है CnH2n+2O, ठीक है। दोनों का ही जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2O, या फिर आप उसे CnH2n+1OH भी लिख सकते हो, लेकिन ये सिर्फ अल्कोहल के लिए होगा। ईथर को भी हम माइन कर लेंगे तो ये वाले H को अगर हम इसी H के साथ काउंट कर लें तो ये 2n+2 हो जाएगा, और ये अब अल्कोहल और ईथर दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के जो है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, यानी इन दोनों के अंदर फंक्शनल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ C2H6O। ये हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन के साथ काउंट कर लिया, ठीक है मैंने। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मेरे पास 2 हैं कार्बन, 1 है ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, CH3 CH2OH, इसका बन गया ये इथेनॉल का फॉर्मूला बन गया। लेकिन अगर यहीं पे मैं इसको इस तरह बनाऊँ COC, ऑक्सीजन को दोनों कार्बन के बीच में ले आई और अब मैंने बैलेंस करने की कोशिश करी, तो अब ये मेरा क्या बन गया, डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर है, 2 मिथाइल प्रेजेंट है। तो देखा जाए तो दोनों का फॉर्मूला सेम था C2H6O, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। इसमें ईथर प्रेजेंट है, इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, और दोनों की प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट है। दैट मीन्स ये क्या कहलाया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाया। दूसरा जो हम लोग टाइप ले सकते हैं, यानी दूसरा जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स का एक ग्रुप बना सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स। इन दोनों के ही जनरल जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है CnH2nO2। CnH2nO2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी यही फॉर्मूला बनता है, एस्टर का भी यही फॉर्मूला बनता है। तो अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो हमें यही बात पता चलेगी कि अगर मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है तो मैं उसके और आइसोमर्स में एस्टर का फॉर्मेशन कर सकती हूँ। तो मेरे को 2 आइसोमर्स मिल जाएंगे उसके, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एस्टर। आई बात समझ में? तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं C2H4O2, ठीक है। ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही है CnH2nO2। Cn की जगह 2, यहाँ पे n पुट किया तो 2 × 2 4 और O2, ठीक है, सिंपल था। अब मैं इसके स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ। तो एक कार्बन है मेरे पास में, 2 कार्बन है मेरे पास में, इससे जुड़े हैं 1 और 2, ठीक है। 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ में मुझे 4 हाइड्रोजन इसमें सेट करने हैं। तो यहाँ पे हो गया H3 और यहाँ पे एक हो गया H, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो ऑलरेडी कंप्लीट है, 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एसिटिक एसिड बन गया CH3COOH। लेकिन वही अगर मैं इसको ऐसे करूँ C डबल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन को दोनों कार्बन के बीच में लिया हूँ और अब मैं मेरी वैलेंसी कंप्लीट कर दूँ CH3 और ये H, ठीक है। तो
अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया एस्टर। कौन सा एस्टर बन गया, ये मिथाइल मिथेनोएट। मिथाइल मिथेनोएट क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक करूँ, ऑक्सीजन के पास वाला जो कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 1 कार्बन के लिए यूज़ होता है मिथाइल, और ऑक्सीजन के इस साइड कितने कार्बन है, 1 कार्बन, तो इसके लिए हो गया मिथेनोएट। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि दोनों का फॉर्मूला सेम था, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स, दोनों के अंदर के फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट, तो प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड में एक ग्रुप बना सकती हूँ हमारे पास में एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का, अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स और अनसैचुरेटेड ईथर्स का। अब अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स क्या होते हैं, वो वाले एल्कोहल जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और अनसैचुरेटेड ईथर जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो किस किस का बना रहे हैं हम लोग, एल्डिहाइड का बना रहे हैं, एक बना रहे हैं हम लोग कीटोन्स का, फिर हम लोग अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स ले रहे हैं, यानी कि डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्कोहल्स, और साथ साथ में ले रहे हैं अनसैचुरेटेड ईथर्स, यानी ऐसे ईथर्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इन सभी का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो होता है CnH2nO। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे CnH2nO 2 था, यहाँ पे एक ही O है। ठीक है, अब अगर मैं एल्डिहाइड्स देखूँ, तो एल्डिहाइड्स के अंदर CHO ग्रुप होता है, कीटोन्स के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, यानी सिर्फ ये C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप। ठीक है, अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स में OH ग्रुप होगा, साथ साथ में कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और ईथर के अंदर ROR वाला ग्रुप होगा, जहाँ पे एक मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए इस फॉर्मूले से कोई एक हाइड्रोकार्बन बनाने की कोशिश करो। तो चलो हम ले लेते हैं C3। ठीक है, अब 3 ले लिया है तो H कितने हो जाएंगे, 6 और एक O। C3H6O मेरे पास एक फॉर्मूला है, मुझे फॉर्मूला दे दिया कि आपके पास C3H6O है। अब आप इससे कितने टाइप्स के कंपाउंड्स बना सकते हो जिनमें सबके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो। तो मैं कितने बना सकती हूँ, बेसिकली 4 टाइप के बना सकती हूँ। कैसे, सबसे पहले बनाते हैं एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड के अंदर 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन होगा, 1 ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड O। ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 बन गया CHO ग्रुप एल्डिहाइड। अब इसका नेमिंग कर दो, तो 1 2 3 क्या नेमिंग हो जाएगा इसका, प्रोपेनल। प्रोपेन तो 3 कार्बन के लिए, और Al जो सफिक्स होता है वो एल्डिहाइड्स के लिए होता है। ठीक है, अब इससे एक कीटोन बनाते हैं। तो कीटोन के अंदर 1 2 3, जो हमारे पास में बीच वाला कार्बन होता है उस पर ऑक्सीजन जुड़ा होता है, कीटोन के अंदर हमें पता होगा, तो C डबल बॉन्ड O हो गया। 3 कार्बन भी प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अब 6 हाइड्रोजन लगा दो, तो CH3 क्या बन गया, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेन तो किसके लिए, 3 कार्बन के लिए, और ONE, ओन जो है वो किसके लिए, कीटोन के लिए। ठीक है, अब बनाते हैं अनसैचुरेटेड एल्कोहल। तो 1 2 3, अनसैचुरेटेड का मतलब एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। मैं डबल बॉन्ड लगा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक हमारे पास में प्रेजेंट होगा O, तो O मैं लगा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे वैलेंसी कंप्लीट करनी है हाइड्रोजन की हेल्प से। तो ये हो गया H2, ये हो गया H, ये हो गया H2, और यहाँ लग जाएगा आखिरी H। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, OH से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे नंबरिंग की। प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे या OH ग्रुप को, OH ग्रुप को। ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो OH ग्रुप को देने के लिए हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ताकि OH को सबसे कम नंबर मिले, फिर 2 और फिर 3। तो कितने कार्बन की चेन है, प्रोपेन का प्रोप, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अच्छा, हम लोग पर डबल बॉन्ड को नंबरिंग दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा सेकेंडरी ग्रुप है, प्राइमरी हमने प्रायोरिटी किसको दी, OH को। ठीक है, तो उसको तो हम लोग सबसे लास्ट में लिख देंगे। सेकेंड पोजीशन पे हमारा ग्रुप है डबल बॉन्ड, तो 2, फिर डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स का यूज़ होता है इन, फिर फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप है तो 1, और फिर क्या लास्ट में आएगा OH ग्रुप का सफिक्स ओल, प्रोप 2 इन 1 ओल। ठीक है, अब बनाते हैं अनसैचुरेटेड ईथर।
तो अनसैचुरेटेड ईथर के लिए COC, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, हो गया सही। अब बस वैलेंसी कंप्लीट कर लो। और हमें अनसैचुरेटेड बनाना है तो एक डबल बॉन्ड भी डाल देते हैं, तो एक डबल बॉन्ड हमने यहाँ डाल दिया। अब CH3 CH2 CH, इसकी नेमिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, मिथाइल विनाइल ईथर। अच्छा, अब आप कहोगे विनाइल कहाँ से आया, विनाइल तो हमने अभी तक कहीं देखा नहीं था। तो विनाइल जो होता है ये एक ग्रुप का नाम होता है जो जनरली हमें कई जगह पे देखने मिल जाता है। तो इस विनाइल को अगर हमें दिखता है एक हाइड्रोकार्बन के अंदर, अच्छा ये वाला ग्रुप है, तो हम उसकी कॉमन नेमिंग में विनाइल डाल देते हैं। तो विनाइल क्या होता है बेसिकली, CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, डैश मतलब बॉन्ड, आगे आगे कोई और ग्रुप जुड़ा हो सकता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, OCH3 ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन इतना ये जो पोर्शन है ये क्या कहला रहा है, विनाइल कहला रहा है। इतना पोर्शन क्या है, मिथाइल, तो मिथाइल सबसे पहले लिख दिया। अब ऑक्सीजन के इधर हम लोग क्या करते थे, कार्बन नंबर काउंट करते थे, ठीक है, लेकिन हमें क्या दिख गया, हमें तो दिख गया अरे ये तो विनाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली विनाइल लिख देंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और एक बॉन्ड होगा क्योंकि अभी तक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो एक बॉन्ड लगा के हम छोड़ देंगे, ये विनाइल ग्रुप होता है। तो हमने यहाँ पे विनाइल लिखा और फिर ईथर है तो इसलिए ईथर। तो इतने सारे हम लोगों ने कंपाउंड्स बनाए, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने इसमें फंक्शनल ग्रुप यूज़ किया, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, लेकिन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब भी क्या है, C3H6O। इसका मतलब कि ये सब क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आई बात समझ में। अब हम लोग देख लेते हैं मेटामेरिज्म के बारे में। तो मेटामेरिज्म क्या होता है, यानी मेटामेरिज्म में ऐसा क्या अलग है बाकी टाइप के आइसोमेरिज्म से, कि इसके अंदर कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड, यानी कोई भी साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब इसका अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में C4H10O। अब इसके काफ़ी सारे आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग बात जानते हैं कि अल्कोहल्स और ईथर्स का जो हमारे पास में कॉमन फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, वो भी यही होता है। तो मैं इसमें अल्कोहल्स भी बना सकती हूँ, लेकिन अभी मैं बेसिकली सिर्फ ईथर पे डिस्कस कर रही हूँ। इसी फॉर्मूला से मैं आपको 3-4 टाइप के ईथर भी बना के बताऊँगी और फिर पता चलेगा कि मेटामेरिज्म में क्या हम लोग नया देखने वाले हैं। तो मैं मान लो 4 कार्बन्स हैं मेरे पास में और ईथर के अंदर 2 कार्बन्स के बीच में एक ऑक्सीजन होता है, तो मेरे पास 4 है, तो मैं यहाँ पे और 2 कार्बन जोड़ देती हूँ। अब 10 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो CH3 CH3 CH2 CH2 लगा दिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोई भी एक साइड लो। अब चूँकि सिमेट्रिकल ईथर है तो मैं कोई भी ले सकती हूँ, जहाँ पे कम नंबर ऑफ कार्बन्स है बेसिकली उसे हमें पहले लिखना होता है। तो दोनों साइड सेम है तो मैं कोई भी ले सकती हूँ। 2 कार्बन्स हैं तो इथाइल, और फिर क्या हो जाएगा, ईथर। अब चूँकि दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप्स हैं तो एक इथाइल ना लिख के मैं क्या लिख दूँगी, डाई इथाइल ईथर। आई बात समझ में। क्यों मैंने डाई इथाइल ईथर लिखा, क्योंकि दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट था। अगर एक साइड पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता तो मैं क्या लिखती, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, और इसका IUPAC नेम अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा इथॉक्सी, एक साइड वाला, और दूसरी साइड वाला इथेन, तो इथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये एक टाइप का ईथर मैंने बनाया। अब मैं अगर कहूँ कि मैं इससे अलग टाइप का ईथर भी बना सकती हूँ जिसमें भी 4 कार्बन होंगे, 10 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, तो कैसे बना सकती हूँ, 1 2 3 ऑक्सीजन एंड कार्बन, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। बस मैंने क्या करा, अरेंजमेंट। अब क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखो, हाइड्रोजन लगा देते हैं हम इसमें,
ठीक है। अब डिफरेंस आप इन दोनों में देख सकते हो। अगर मैं इसका भी नाम लिख दूं तो मैं इसका नाम लिख दूंगी मिथाइल प्रोपाइल ईथर या फिर मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस ही मैं देख रही हूँ कि मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है यानी कि जो ऑक्सीजन है इसके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन्स का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन थे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे नंबर ऑफ कार्बन्स का डिफरेंस आ रहा है। फॉर्मूला इन दोनों का सेम है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन्स फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू अलग है। आई बात समझ में? इसका मैं एक और तरीका बता सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेती हूँ CH3O C कार्बन एंड कार्बन, इसमें कितने कार्बन्स हैं? 4 कार्बन्स। हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन बैलेंस करें तो कितने हाइड्रोजन्स हैं? 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यही फॉर्मूला है सेम टू सेम, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर इन दोनों से बिल्कुल अलग है। अब मैं अगर इसकी नंबरिंग करूँ तो क्या नाम बनेगा मेरे पास में? तो मुझे सबसे पहले तो जिस साइड पे कम नंबर ऑफ कार्बन है यानी मिथाइल, तो यहाँ पे मेरा जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप M से। और अब इस वाले ग्रुप को देखो, इस वाले ग्रुप को अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेट चेन में बनाऊँ तो CH3 CH CH3 और इससे मेरे पास में एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा? OCH3। अब इसकी नंबरिंग करो 1 2 3। मैं देख रही हूँ कि सेकेंड पोजिशन पे मेरा ग्रुप है यानी आइसो तो आएगा और 3 कार्बन्स की चेन है तो प्रोपाइल, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी? आइसोप्रोपाइल। बस इतना। मुझे इसको पूरे को ऐसे नंबरिंग नहीं देनी है, ये ईथर है तो मैं इसको ईथर की तरह नंबरिंग दूंगी, लेकिन मैं इस चेन की बात कर रही हूँ। इस चेन को नंबरिंग कैसे देंगे? ये आइसोप्रोपाइल चेन है। आइसोप्रोपाइल चेन होती है CH3 CH CH3 डैश, इसे आइसोप्रोपाइल चेन बोलते हैं। सेकेंड पोजीशन वाली वैलेंसी वेकेंट रहती है। यहाँ पे जो भी ग्रुप जुड़ता जाएगा भाई, ये वाली चेन है आइसोप्रोपाइल कहलाएगी। वो जो ग्रुप जुड़ेगा फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेमिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पे OCH से ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल इस चेन का नाम हो गया। फिर अब आएगा हमारी बारी M की, तो मिथाइल, ठीक है। और अब ईथर। तो मैंने देखा कि मैंने एक ही फॉर्मूले से 3 टाइप के ईथर निकाल दी और तीनों के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है? क्या डिफरेंट है दोनों में? तीनों में डिफरेंट है नंबर ऑफ कार्बन्स अराउंड ऑक्सीजन। इधर दोनों साइड पे 2-2 कार्बन है, इधर एक साइड पे 3, एक साइड पे 2 कार्बन है, इधर एक साइड पे 1 कार्बन है और दूसरे साइड पे मेरी एक अलग ही चेन है, यानी कि एक कार्बन से 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों अब क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे मेटामर्स, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं। चेन आइसोमेरिज्म की बात करें तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन्स की हम लोग अदला बदली कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो वर्ड था वो एब्सेंट था। वहाँ हम लोग फंक्शनल ग्रुप को नहीं देख रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई पूरे हाइड्रोकार्बन के अंदर ही कार्बन की चेन इधर से उधर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू के कार्बन्स की। फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू जो नंबर ऑफ कार्बन्स चेंज करने पर जो हमें आइसोमर्स मिल रहे हैं उन्हें हम लोग बेसिकली मेटामर्स बोलेंगे और इस फिनोमिना को क्या बोल देंगे? मेटामेरिज्म, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसके अगला टॉपिक आएगा टॉटोमेरिज्म, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।